हेलो बच्चों, स्टू ऑन पर आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। पिछले 12 सालों से मैं बच्चों को आईटी और पीएमटी की तैयारी करवा रहा हूं। हमारे पढ़ाए सैकड़ों बच्चे आईटी और पीएमटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगली बारी आपकी है। स्टार्ट करते हैं आज आपकी क्लास। आज हम लोग बेसिक बफर भी जा रहे हैं पढ़ने। तो एसिडिक बफर में मैंने बताया था कि एक वीक एसिड होता है और उसका सॉल्ट होता है। ये दोनों मिलकर एसिडिक बफर बनाते हैं। उसी तरह से जब एक वीक बेस और उसका सॉल्ट सॉल्यूशन में मौजूद हो तो ये दोनों मिलकर आपका बेसिक बफर बनाते हैं। बेसिक बफर के लिए हमने यहाँ पर एक वीक बेस लिया है। ये पार्शियली ब्रेक कर गया है और इसी के साथ हम लोग यहाँ पर इसका एक सॉल्ट भी ले रहे हैं। सॉल्ट हमारे पास यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड है। ये आपका अमोनियम आयन है और ये आपका Cl-। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये पार्शियली टूटा होगा अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में। और ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये ब्रेक हुआ अमोनियम आयन और Cl- में। ये हमारा बेसिक बफर का कंपोजिशन तैयार हो गया है। हम लोग इस बेसिक बफर में ऐड करने जा रहे हैं एसिड। जब आप बेसिक बफर में एसिड ऐड करते हो तो क्या होता है, आप जैसे ही यहाँ पर एसिड ऐड करेंगे यहाँ पर एसिड ऐड करेंगे, यह एसिड आपकी वीक बेस पे अटैक करेगा और इनके साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना लेगा। आप बेसिक बफर में जब एसिड ऐड करते हैं तो यहाँ पर सॉल्ट बनता है और बेस कंज्यूम होता है। अगर किसी सॉल्यूशन के थ्रू आप समझना चाहते हो तो हम लोगों ने एक सॉल्यूशन लिया है जहां पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस 0.3 मोल है और यहीं पे हम लोगों ने ले लिया है अमोनियम क्लोराइड जो कि आपका 0.3 मोल है। आप जैसे ही इसमें एसिड ऐड कर दिए, कितना 0.1, जैसे ही आप 0.1 मोल एसिड ऐड करोगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड अब घटकर 0.2 हो जाएगा और अमोनियम क्लोराइड नंबर ऑफ मोल बढ़कर 0.4 हो जाएगा। आप बेसिक बफर में जब एसिड ऐड करते हो तो बेस कंज्यूम होता है, सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर आगे बढ़े और यहाँ पर हम लोगों ने कोई बेस ले लिया। सर हम लोगों ने यहाँ पर कोई बेस ले लिया। आप बेसिक बफर में जब बेस ऐड करते हैं सर, आप बेसिक बफर में जैसे ही कोई बेस ऐड करते हैं यहाँ से ये OH- आएगा और ये OH- यहाँ पर आएगा और इस इक्विलिब्रियम को पीछे की तरफ शिफ्ट कर देगा सर। यानी कि यहाँ पर आपका आ जाएगा बेस का फॉर्मेशन होने लगेगा। यानी आप बेसिक बफर में जब बेस ऐड किए हो तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट आपको बेस का फॉर्मेशन दिखेगा। इसका मतलब कि यहाँ पे अगर वही सॉल्यूशन वापस से आप ले लो, कौन सा, जहाँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड 0.3 मोल है और अमोनियम क्लोराइड जो है वो भी 0.3 है। अगर आप इसमें NaOH ऐड करते हो, NaOH आप 0.1 मोल ऐड करते हो, तो जितना आप बेसिक बफर में बेस ऐड करोगे तो यहाँ पर बेस का फॉर्मेशन होगा और जो सॉल्ट होगा वो यहाँ पर कंज्यूम होगा। यानी कि प्रोसेस होने के बाद आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड 0.4 और अमोनियम क्लोराइड 0.2 हो जाएगा।
आप बेसिक बफर में बेस ऐड करते हो, बेस फॉर्म होता है, सॉल्ट कंज्यूम होता है। बेसिक बफर में जब आप एसिड ऐड करते हो तो बेस कंज्यूम होता है और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। मिला जुलाकर आपको बेसिक बफर में ये बात समझनी है कि अगर आपके पास बेसिक बफर है, आप उसमें बेस ऐड करोगे तो बेस का फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट कंज्यूम होगा। और बेसिक बफर में अगर आप एसिड ऐड करते हो तो बेस कंज्यूम होगा और सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। हम लोगों ने यहां पर एक क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन हमारा यहां पर यह है कि आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड 0.5 मोल है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड 0.5 मोल है और अगर आप यहां पर ऐड करते हो अगर यहां पर आप HCl ऐड करते हो, कितना HCl ऐड करते हो? 0.2 मोल। तो इस सॉल्यूशन का pH क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है जहां पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड 0.5 मोल है और HCl 0.2 मोल है, तो आपको पता करना है कि इस सॉल्यूशन का pH क्या होगा सर। अगर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो कैलकुलेट करें सर। इसको बनाने की कोशिश करें। 1 मिनट का समय मैं दिया, बनाएं इसको। चलिए, आपका समय खत्म होता है। यहां देखें, यहां पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड था, आप यहां पर HCl ऐड किए, यहां पर अमोनियम क्लोराइड और यहां पर वाटर का फॉर्मेशन हुआ। कल भी इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं एसिडिक बफर पे बनवाया था। मामला यहां पर यह है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड 0.5 मोल है, ये हमारे पास 0.5 मोल है और HCl हमारे पास 0.2 मोल है। अगर यहाँ पर इनका 1 जाता है तो इनका भी 1 मोल जाता है, तो इनका 1 मोल और इनका 1 मोल फॉर्मेशन होता है। यानी कि इनके 0.2 के साथ इनका 0.2 चला जाएगा। ये कितना बचेगा? तो ये 0.3 बचेंगे, ये 0 होगा और अमोनियम क्लोराइड आपके पास 0.2 मोल आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग को इसका pH बताना है। तो इसका pH कैसे बताएंगे सर? तो बेसिक बफर का जो pH फॉर्मूला होता है या POH फॉर्मूला होता है, ये बराबर होता है POH लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन बाई बेस का कंसंट्रेशन माइनस लॉग Kb। Kb अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए जो होता है वो होता है 1.8 10 के पावर में -5। वैल्यू अगर रखना शुरू करें तो यहां से हो जाएगा सॉल्ट का हमारे पास है 0.2 और बेस है 0.3, यहाँ पर माइनस लॉग Kb की वैल्यू, तो Kb की वैल्यू 1.8 10 के पावर में -5। इसको लॉग की प्रॉपर्टी से अगर एक्सपेंड करें तो यहाँ से हो जाएगा log 2 माइनस, यहाँ हो जाएगा log 3 माइनस, यहाँ हो जाएगा log 1.8 माइनस log 10 के पावर में -5। लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है कि दो नंबर के बीच में अगर डिवाइड का रिलेशन है तो माइनस करते हैं सर। यहाँ पर मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो प्लस होना था, लेकिन बाहर नेगेटिव साइन था जिसके कारण से ये नेगेटिव हो गया है। यहाँ से सारी वैल्यू रखना शुरू करते हैं। log 3 की वैल्यू है 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771, log 1.8 की वैल्यू 0.2553। यहाँ पर 10 के पावर -5 है, वो आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 के पावर में -5 है तो आगे चल के +5 हो जाएगा और log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर ये 5 है, ये यहाँ पे आ गया जाएगा
तो 5.3010 हो जाएगा। ये दोनों नंबर नेगेटिव वैल्यू हैं, इनको ऐड कर लेते हैं तो 3 और ये 1 4 हो जाएंगे, 5 और ये 7 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 14 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 7 आ जाएगा। यहाँ से इसको माइनस कर लेते हैं फाइनल कैलकुलेशन के लिए। तो 5.3010 में से 0.7324 को माइनस किया, ये हो गया 6, ये हो गया 8, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ पर आपका हो जाएगा 12 में से गया 5 यानी कि 4, यानी कि जो POH है ये आपका आ गया है 4.5686। यानी ये जो सॉल्यूशन आपने बेसिक बफर का लिया था, इस बेसिक बफर में आपका जो pH आया है, सॉरी जो POH आया है वो 4.5686 आया है। अगर आपको इस सॉल्यूशन का pH चाहिए तो pH के लिए आप 14 में से इसको माइनस कर लेंगे और आपका यहाँ से इस सॉल्यूशन का pH आ जाएगा। हम लोग ने बफर पढ़ा, एसिडिक बफर पढ़ा, बेसिक बफर पढ़ा, एसिडिक बफर बेसिक बफर का एक्शन पढ़ा, आखिर हम लोग उसमें ड्रॉप वाइज एसिड या बेस डालते हैं तो pH क्यों नहीं बदला, इन सब चीज़ों को पढ़ा। इनके बाद हम लोगों ने इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन बनाए, इनके फॉर्मूले डिराइव किए। अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अभी तक हम लोग ये पढ़ते आए हैं कि एसिड और बेस होता है, मिला दो सॉल्ट और वाटर बन जाता है। अब की हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी सॉल्ट को वाटर में ऐड कर दो तो जो सॉल्यूशन होगा वो आपका या तो एसिडिक हो जाएगा या तो बेसिक हो जाएगा। यानी आपने जो सॉल्ट लिया है उसको वाटर में ऐड करिए, आपका जो सॉल्यूशन होगा वो या तो एसिडिक हो जाएगा या तो बेसिक हो जाएगा। इसको बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। यानी कि आप ये कह सकते हो कि किसी सॉल्ट का कटायन जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो बेसिक कर देगा कि एसिडिक करेगा। भाई जब कटायन है वो इस पे जाएगा तो वाटर से कटायन रिलीज होगा यानी H+ होगा तो एसिडिक होगा। और अगर आप कोई बेस ऐड, अगर कोई यहाँ पर अनायन आपका एक्टिव है सॉल्ट का जो ज़्यादा रिएक्शन कर सकता है, वो वाटर से रिएक्शन करेगा तो वहाँ से बेस रिलीज करेगा और सॉल्यूशन को बेसिक कर देगा। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आपको पढ़ने तो 5 हैं लेकिन समय यहाँ पे लिमिटेड है, तो इस लिमिटेड समय के लिए हम आपको 4 सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ा रहे हैं। तो हेडिंग लिख लीजिए सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ये हम लोग का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, जहां पर हम लोग का कटायन या अनायन किसी सॉल्ट का या तो कटायन या तो अनायन या तो दोनों वाटर से रिएक्शन कर जाए और या तो सॉल्यूशन को एसिडिक कर दे या तो बेसिक कर दे। जो चीज़ें मैं भी डिस्कस कर रहा था, अगर आपका कोई सॉल्ट है और सॉल्ट का कटायन ज़्यादा रिएक्टिव है अनायन की तुलना में तो वाटर से रिएक्शन करके वहाँ से H रिलीज कर देगा। अगर आपका सॉल्ट का अनायन ज़्यादा रिएक्टिव है कटायन के रिस्पेक्ट में तो आपका अनायन वाटर से रिएक्शन करेगा और वहाँ से OH- निकाल के सॉल्यूशन को बेसिक कर देगा। यहाँ पे अगर हम लोग आएँ और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात करें तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का जो नेचर है, यानी कि जो सॉल्ट का नेचर है वो एसिडिक और बेसिक डिपेंड करता है कि वो सॉल्ट किन चीज़ों से मिलके बना है, यानी किन से मिलके बना है। अगर आपका सॉल्ट जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का है, अगर आपका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का है तो जो आपका सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। अगर आपका सॉल्ट वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है तो आपका जो सॉल्ट बनेगा वो आपका बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। अगर आपका सॉल्ट वीक एसिड वीक बेस का है तो वो डिपेंड करेगा कि उनमें रिलेटिवली कौन स्ट्रॉन्ग था। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग रहा होगा, रिलेटिवली हैं तो दोनों वीक, लेकिन रिलेटिवली अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट पार्शली एसिड होगा, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट आपका बेसिक पार्शली बेसिक होगा। लेकिन अगर आपका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है तो जो आपका सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा और उसका जो pH होगा वो आपका 7 मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए NaCl। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। पहला है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। यहाँ पे हम लोग कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं
और इस स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग रिएक्शन करा दिए हैं एक वीक बेस से। हमारा सॉल्ट बना है अमोनियम क्लोराइड और बन गया है वाटर। अमोनियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन की तुलना में अमोनियम ज़्यादा रिएक्टिव है। अमोनियम आयन यहाँ पे आगे आएगा और ये अमोनियम आयन इस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पर मिलकर ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। यहाँ से ये इनके साथ मिलकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और यहाँ से ये H+ आयन दे देगा। तो आप देख सकते हो आपने एक ऐसा सॉल्ट लिया जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का है। इस सॉल्ट का जो कटायन वाला पार्ट है वाटर से रिएक्शन करके आपको H+ रिलीज कर रहा है। इसी H+ आयन के कारण हम बताएंगे कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो एसिडिक कैरेक्टर का है सर। हम लोग बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड एसिडिक है, तो इसी कारण से है कि अमोनियम क्लोराइड में जो अमोनियम आयन है वो क्लोरीन से ज़्यादा रिएक्टिव है और अमोनियम आयन जाएगा वाटर से रिएक्शन करने के लिए और आपको H+ देगा सर। ये हमारे सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हुआ है। मान लेते हैं अमोनियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन C था, तो यहाँ से इनका हाइड्रोलिसिस H हुआ, तो यहाँ से ये आ गए हैं CH और ये भी हो गया है CH। ये हमारा रहा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अगर इसके लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो ये है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, जो कि बराबर हो गया कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कंसंट्रेशन ऑफ H+ बाई कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन। इस सॉल्यूशन में अगर आप ध्यान दें तो सॉल्यूशन में आपका यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बन चुका है। अगर यहाँ पर ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन चुका है तो यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि वीक बेस है तो ये भी सॉल्यूशन में पार्शली डिसोसिएट करेगा और टूटेगा और बनाएगा अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो इनमें यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम आएगा इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के भी रखेंगे। ए बेस है तो के भी, अगर एसिड होता तो के ए। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बाई कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर सारा मामला वाटर के प्रेजेंस में हो रहा है, तो वाटर भी यहाँ से डिसोसिएट करेगा H2O, ये टूटा है आपका H+ और OH माइनस। यानी कि अगर हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात करें तो ये हो जाएगा H+ का कंसंट्रेशन और यहाँ से हो जाएगा OH माइनस का कंसंट्रेशन। यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, Kw की वैल्यू को हम लोग Kb से डिवाइड कर रहे हैं। जब Kw की वैल्यू Kb से डिवाइड होगा तो यहाँ से आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H+, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, Kb की वैल्यू जो होगी कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बाई कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये OH इस OH से कैंसिल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऊपर आ गया है सर। यानी कि Kw बाई Kb की जो वैल्यू है वो कंसंट्रेशन ऑफ H+, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो वैल्यू आई है ये आपका KH के बराबर है। यानी कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट जो है सर वो आपके Kw बाई Kb के बराबर है। यहाँ से अगर आप देखें तो जो KH आया है ये Kw बाई Kb के बराबर आया है। यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़ें, अभी हम लोगों ने यहाँ पर पाया है कि KH जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कंसंट्रेशन ऑफ H+ बाई कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन है। यहाँ से अगर सबकी वैल्यू रखना स्टार्ट करें तो आप पीछे चल के देख सकते हैं कंसंट्रेशन सबका। तो आपके पास अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन C
ब्रैकेट में 1 माइनस एच है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का CH है और H प्लस का यहां पर CH है। सॉरी, अगर सारी वैल्यू हम यहां पे रखकर कैलकुलेट करें तो यहां से हमारे पास आती है वैल्यू CH, ये है CH, यहाँ पर C1 माइनस H, ये इससे कैंसिल। हम ये मान के चलते हैं कि H बहुत छोटा है 1 से, ऐसे कंडीशन में 1 माइनस H की जो वैल्यू होगी वो लगभग हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। ऐसे कंडीशन के लिए हमारे पास जो KH है वो बराबर हो जाएगा CH के स्क्वायर का, यानी H इक्वल टू अंडर रूट में KH बाई C हो जाएगा। अगर हम लोग H प्लस के कंसंट्रेशन की बात करें तो जो H प्लस का कंसंट्रेशन था वो हम लोग का यहाँ पर था CH, जो कि बराबर हो जाएगा अंडर रूट में CKH। KH की वैल्यू अभी हमने आपको बताया, ये था KW बाई KB। इस पूरे क्वेश्चन में यहाँ से हम लोग लॉग अप्लाई कर रहे हैं। जब लॉग अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ गया है लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन बराबर यहाँ से हो जाएगा 1/2 लॉग KW, यहाँ से हो जाएगा प्लस 1/2 लॉग C माइनस 1/2 लॉग KW। इस पूरे एक्सप्रेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस 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 यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो माइनस लॉग H प्लस को हम लोग PH लिखते हैं, माइनस लॉग KW को हम लोग यहाँ पर PKW लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1/2 लॉग C, यहाँ से माइनस लॉग KB को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस PKB बाई 2। यहाँ से PKW की वैल्यू जो होती है वो 14 होती है, 14 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यानी कि 7 माइनस 1/2, यहाँ से लॉग कंसंट्रेशन C, यहाँ पर आपका PKB बाई 2। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर आपके पास अमोनियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन दिया है तो आप अमोनियम क्लोराइड के कंसंट्रेशन से इस सॉल्यूशन का pH यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है पूरा का पूरा मामला सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। अभी भी इसमें कोई समस्या आपको? चलिए, मैं मानता हूं कि इसमें कोई समस्या नहीं है। एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। एक क्वेश्चन ये आया है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में जो अमोनियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन है वो हमको दिया गया है 0.5 कैपिटल M। अमोनियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन है जहां पर अमोनियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन 0.5 कैपिटल M है। आपको बताना यहां पर ये है कि अगर इस सॉल्यूशन के लिए या इस PKB अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए 4.2 अगर हो तो इस सॉल्यूशन का pH क्या होगा। अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, यहाँ पर 0.5 कैपिटल M कंसंट्रेशन है, PKB 4.2 है। आपको इस सॉल्यूशन का pH फाइंड आउट करना है, बताएं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो एक एसिडिक सॉल्ट है। ऐसे कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ का pH की बात करें तो pH बराबर 7 माइनस 1/2 लॉग कंसंट्रेशन साथ में PKB बाई 2 है, तो ये हो जाएगा 7 1/2 लॉग कंसंट्रेशन की बात करें तो इसको 5 इंटू इसको हम लोग 5 इंटू 10 के पावर -1 कर सकते हैं। प्लस में हमारे पास PKB है 4.2, इसको बाई 2 करना है, ये इससे कैंसिल 2.1 इनके साथ मैं ऐड करता हूँ
तो 9.1 माइनस 1/2 बाहर रखता हूँ, ब्रैकेट के अंदर log 5 की वैल्यू 0.699 करता हूँ, 10 के पावर -1 है तो यहाँ पे ये -1। अगर हम थोड़ा अप्रॉक्स कैलकुलेशन करें, इसको 0.7 मान लें तो इसमें से ये जाएगा तो आएगा 0.3 माइनस, तो यहाँ पे इस माइनस को प्लस कर देगा, हो जाएगा 9.11 प्लस 0.3/2। यहाँ से इसकी कैंसिल आउट हो जाएगा 0.15, हमारे पास आ जाएगा 9.5। ये हमारा एक pH आया इस सॉल्यूशन का, अमोनियम क्लोराइड जो सॉल्यूशन है उसका ये pH निकल कर आया। नेक्स्ट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के लिए अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जहां पर आपका एसिड वीक है और जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है। हम लोग यहां पर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एक सॉल्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो वीक एसिड में हम लोगों ने एसिटिक एसिड रखा है और बेस स्ट्रॉन्ग में हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड रखा। रिएक्शन हुआ, हमारा सोडियम एसीटेट बना है और साथ में वाटर बना है। इसमें जो सोडियम है वो रिएक्शन के लिए नहीं जाता, एसीटेट आयन आता है। ये एसीटेट आयन यहाँ पर आएगा और यहाँ पर वाटर के साथ कंबाइन होगा और वाटर के साथ कंबाइन होकर ये यहाँ से ये एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे और साथ में यहाँ से H+ रिलीज कर देंगे। तो आपका जो सॉल्ट है, यहाँ से जो आपका सॉल्ट है हम लोगों ने यहाँ पर एक वीक एसिड लिया है और साथ में एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया। रिएक्शन हुआ है, सोडियम एसीटेट बना है, साथ में यहाँ से वाटर रिलीज हुआ है। यहाँ से एसीटेट आयन आएगा और ये एसीटेट आयन वाटर के साथ कंबाइन होगा। जब ये इनके साथ कंबाइन होगा या हाइड्रोलिसिस होगा तो हाइड्रोलिसिस के दौरान ये एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा और हम लोग को OH- दे देगा। इसी OH- के कारण ये जो सॉल्ट है सोडियम एसीटेट, इसका नेचर जो है वो बेसिक है सर। हाइड्रोलिसिस के लिए यहाँ से इनका अगर H जाता है तो इनका यहाँ से CH और इनका यहाँ से CH बनता है। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट लिखना था तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो यहाँ से हम लोगों ने लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड और कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन। क्योंकि आपके सॉल्यूशन में यहाँ पर एसिटिक एसिड बना हुआ है तो ये एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में है, वीक एसिड है, लेकिन फिर भी इसका पार्शली डिसोसिएशन होना है। तो यहाँ से ये पार्शली डिसोसिएट करेगा और डिसोसिएट करने के बाद वो एसीटेट आयन और H+ बनाएगा, जिसके लिए Ka की वैल्यू आएगी और ये कंसंट्रेशन होगा एसीटेट आयन का, कंसंट्रेशन होगा H+ का और कंसंट्रेशन हो जाएगा एसिटिक एसिड का। क्योंकि आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो सॉल्यूशन में वाटर भी प्रेजेंस है, तो ये वाटर भी यहाँ से ब्रेक हुआ है H+ में और OH- में। तो अगर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात करें तो यहाँ से ये H+ है और यहाँ से ये OH- है। अगर यहाँ पे आप वापस से KW को KA से डिवाइड करो तो आप जब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो H कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कंसंट्रेशन बचेगा एसीटेट आयन का हमारे पास कंसंट्रेशन, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड
concentration of OH minus by concentration of एसीटेट आयन। जब आप इस KW को Ka से डिवाइड करेंगे तो ये H और ये H कैंसिल, OH बचेगा और नीचे का जो ये एसिटिक एसिड होगा ये ऊपर चला आएगा। तो अगर आप इस वैल्यू को देखो तो ये हमारे KH के बराबर है, यानी कि जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है ये KW बाई Ka आ गया। यहाँ से अगर हम लोग इन चीज़ों को प्रोसीड करें तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड ये है CH, OH ये हो जाएगा CH, यहाँ से एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन C1 माइनस H, ये C कैंसिल, H की वैल्यू काफ़ी छोटी है तो यहाँ से हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे, यानी कि यहाँ से हमारे पास आ जाएगा CH स्क्वायर। यहाँ से अगर आप देखो तो CH इक्वल टू हमारे पास आ गया है अंडर रूट में KHC। जो CH है वो हमारे OH माइनस का कंसंट्रेशन है, यानी यहाँ से अगर आप OH माइनस का कंसंट्रेशन रखो तो ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट में KA बाई KBC। यहाँ से KH की वैल्यू KW बाई KA हमने यहाँ रखा है। यहाँ से हम लोग वापस से लॉग लगा रहे हैं, तो यहाँ जब लॉग लगाएंगे तो हो जाएगा लॉग OH माइनस का कंसंट्रेशन, यहाँ से हो जाएगा लॉग KW। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ें तो प्लस 1/2 लॉग C, यहाँ से माइनस 1/2 लॉग KB। सब में माइनस का मल्टीप्लाई वापस कर दिया, माइनस 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 यहाँ से प्लस, माइनस लॉग OH जो है वो हमारा हो जाएगा POH, माइनस लॉग KW की वैल्यू होती है PKW और PKW की वैल्यू होती है 14, 2 से आप डिवाइड करेंगे ये यहाँ पे आ जाएगा 7, ये हो जाएगा -1/2 लॉग कंसंट्रेशन। यहाँ से माइनस लॉग KB की वैल्यू PKB, यानी यहाँ साथ में प्लस में हो जाएगा PKB/2। तो यानी कि अगर आपके पास कोई सॉल्ट बेसिक मिल जाए, यानी एक ऐसा सॉल्ट मिल जाए जिसका अनायन ज़्यादा रिएक्टिव हो, तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको pH निकालना हो या POH निकालना हो तो आपको इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। मिला जुलाकर आपने जो दो फॉर्मूले देखें, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझें। तो अगर आपके पास pH निकालने हैं तो ये है 7 - 1/2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट प्लस PKB/2, और अगर आपको POH निकालना है तो 1/2 लॉग C यहाँ पे प्लस PKA/2। ये आपका जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का है, यानी एसिडिक सॉल्ट का, और जो दूसरा वाला फॉर्मूला है ये आपका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, यानी ये बेसिक का है और ये आपका एसिडिक का है। दोनों फॉर्मूले में देखें ध्यान से, सब कुछ कॉमन है। आपको याद क्या रखना है, जब आप यहाँ पर pH लिखते हो तो यहाँ पर KB रखना, और जब यहाँ पर POH रखना तो यहाँ पर PKA रखना। ये था हमारे पास सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के कुछ तरीके, दो तरीके हमने आपको बताया। एक हमारे पास और है वीक एसिड और वीक बेस। उम्मीद करता हूँ कि सारा कुछ समझ में आया होगा। आप क्वेश्चन जरूर ट्राई करना, क्वेश्चन आपसे बनेगा। अगला हमारे पास आता है वीक एसिड और वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस में होता क्या है, जो सॉल्ट तैयार होता है उस सॉल्ट का अनायन और कटायन दोनों रिएक्शन के लिए चले जाते हैं सर। ऐसे कंडीशन में आपके पास सॉल्यूशन में वीक एसिड भी बनता है और वीक बेस भी बनता है। अब मामला ये आता है कि वीक एसिड और वीक बेस बनने से होता क्या है कि अब आपके पास एसिड और बेस दोनों एक ही सॉल्यूशन में है, तो उसमें रिलेटिवली जिसका डिसोसिएशन ज़्यादा होगा उस नेचर का वो सॉल्ट अपना कैरेक्टर शो करेगा। हम लोगों ने एक वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट ले लिया है।
वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट लेने के लिए हमने यहां पर ले रखा है अमोनियम एसीटेट। ये अमोनियम एसीटेट है, इसको हम लोगों ने वाटर में ऐड किया। सबसे पहले ये आयंस में ब्रेक हो गए, फिर ये वाटर के साथ कंबाइन हुए। हमको पता है कि इनके डिसोसिएशन से अगर इनका कंसंट्रेशन C है तो इनका भी कंसंट्रेशन C होगा। रिएक्शन हुए सर, रिएक्शन के बाद ये बन गया है एसिटिक एसिड और यहां बन गया है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर इस टाइप का हाइड्रोलिसिस होने वाला है। यहां से ये H देंगे, यहां से ये भी H होगा हाइड्रोलिसिस, तो इनका कंसंट्रेशन CH, इनका कंसंट्रेशन CH होगा। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की अगर बात करें KH की, तो ये कंसंट्रेशन हो जाएगा एसिटिक एसिड का और कंसंट्रेशन हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, कंसंट्रेशन हो जाएगा एसीटेट आयन का और यहीं से कंसंट्रेशन हो जाएगा अमोनियम आयन का। सबकी वैल्यू अगर रखना स्टार्ट करें तो यहां से हो जाएगा CH, ये हो जाएगा C1 H और C1 H, C से C, ये सारा कैंसिल। H बहुत छोटा नंबर है, इसको नेगलेक्ट कर दिया यहाँ से, तो हमारे पास KH इक्वल टू आ गया है H स्क्वायर। इसका मतलब है कि H इक्वल टू हमारे पास आ गया है अंडर रूट में KH। ये हमारे पास आ गया है अंडर रूट में KH। अगर हम लोग यहाँ पे आपके पास अगर वीक एसिड है तो ये वीक एसिड यहाँ से पार्शली डिसोसिएट करेगा और बनेगा यहाँ से एसिटिक, यहाँ से आपके पास आएगा एसीटेट आयन और H+, यानी जो Ka की वैल्यू होगी कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H+ और कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। आपके पास बेस भी बना हुआ है, ये बेस भी पार्शली यहां पे डिसोसिएट करेगा सर। अमोनियम आयन और OH-, तो बेस है तो इनका डिसोसिएशन जो होगा वो Kb होगा। ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड और कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि वाटर है, वाटर पार्शली टूटना है तो ये भी H+ और OH- में ब्रेक होता है और इनके लिए जो आयनिक प्रोडक्ट आता है वो होता है H+ और हो जाता है यहाँ से OH-। ये आपका Kw है। यहाँ से अगर आप ध्यान दें और आप Kw को Ka और Kb से डिवाइड कर दें, ध्यान दें हमने इस Kw को Ka और Kb से डिवाइड किया तो इनका H और इनका OH, इनके H और इनके OH से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास जो चीजें बचेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन ऊपर आएंगे और एसीटेट आयन और अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन नीचे आ जाएगा, यानी कि ये आपके KH की वैल्यू के बराबर होंगे। यानी यहां से आप इनको KH लिख सकते हैं, यानी कि KH की वैल्यू Kw/Ka Kb है। ऐसे कंडीशन में यहाँ पे अगर हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा Kw और Ka और यहाँ से हो जाएगा Kb। इस H की जगह पे अगर इस H को अगर हम लोग को H+ से रिमूव करना हो तो हम लोग इस इक्वेशन पे आएंगे। यहाँ पे एक आएंगे, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन है, सॉल्यूशन एक ही है तो कंसंट्रेशन तो हर जगह बराबर ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि इस रिएक्शन के लिए अलग होगा, इस रिएक्शन के लिए अलग होगा, ऐसा नहीं होने वाला।
हर प्रोसेस के लिए कंसंट्रेशन सेम। तो एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन अगर आप ध्यान दो तो यहाँ से C1 माइनस H, यहाँ पर कंसंट्रेशन हो जाएगा H प्लस का, बाई एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन तो यहाँ से CH है, तो ये C कैंसिल, अगर आप H को इस साइड भेज दो तो ये आपका H प्लस के कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि H जो है वो यहाँ से नेग्जिबल है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों ने ये पाया यहाँ से कि जो H प्लस का कंसंट्रेशन है ये बराबर है आपके H के A के। यहां से इस चीज को मैं लाया हूं, आप देख भी सकते हो। एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन उठाया हूं यहां से, एसिटिक एसिड का यहां से लिया हूं, C से C कैंसिल, H को इधर भेजा हूं, H नेग्जिबल था 1 के रिस्पेक्ट में, इसको रिमूव किया, यानी H प्लस बराबर ये कंसंट्रेशन आपको मिला। इसका मतलब कि अगर दोनों साइड हम Ka का मल्टीप्लाई कर दें तो ये H प्लस हो सकता है सर, यानी कि हम H प्लस इक्वल टू लिख सकते हैं यहां से अंडर रूट में Ka Kw बाई Kb। लॉग यहां से ले रहा हूं, तो लॉग जब लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन बराबर 1/2 लॉग Kw हो जाएगा, यहां से हो जाएगा प्लस 1/2 लॉग Ka हो जाएगा, यहां से हो जाएगा माइनस 1/2 लॉग Kb। सब में माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस 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 प्लस, यहां से माइनस लॉग H हमारा हो जाएगा PH माइनस लॉग KW PKW, और PKW की वैल्यू जो होती है 14, तो 14/2 यानी कि 7 प्लस यहां पर हो जाएगा, यहां से हो जाएगा माइनस लॉग यानी कि PKa/2, यहां से हो जाएगा माइनस PKb/2। तो आप यहां से क्वेश्चन देख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई सॉल्ट वीक एसिड या वीक बेस का आ जाए तो यहां से आप pH कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैं यहां थोड़ा साफ साफ लिख दे रहा हूं, जो pH होगा वो 7 प्लस Pka/2 माइनस Pkb/2 होगा। ये हमारा एक ऐसा सॉल्ट है जहां पर वीक एसिड और वीक बेस से ये सॉल्ट बना था। अब इस सॉल्ट का जो नेचर होगा वो डिपेंड करेगा कि इस सॉल्ट के अनायन और कटायन में रिस्पेक्टिवली कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। उसी के आधार पर हमारा इस सॉल्यूशन का एसिडिक कैरेक्टर या बेसिक कैरेक्टर डिपेंड करेगा। आप इस फॉर्मूले में ध्यान से देखें तो आपको सॉल्ट का कंसंट्रेशन नहीं मिला है, यहाँ सॉल्ट का कंसंट्रेशन नहीं है, यहाँ पर केवल pKa और pKb के बीच में रिलेशन निकालकर आप सॉल्यूशन का एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर देख सकते हो। अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं इसको, लेकिन केवल 30 सेकंड में, जल्दी। चलिए, तो मैंने मान लिया कि आप लोगों ने इसको बनाया होगा, नोट किया होगा। अगला जो सॉल्ट हमारे पास है, वो जो सॉल्ट है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट है वो हमारे पास मान लेते हैं कि NaCl है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होता है, जब उसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन देता है। तो आप इसको लिख भी सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसिड और बेस। एसिड और बेस को आज तक डिफाइन करने के लिए हम लोग के पास 3 कॉन्सेप्ट आए हैं। पहला कॉन्सेप्ट हम लोग के पास है आर्हेनियस। अगर आर्हेनियस साहब की बात करें तो उनके हिसाब से
कोई भी केमिकल सब्सटेंस अगर हम लोग वाटर में ऐड कर दें तो वाटर में ऐड करके अगर वो H+ आयन देते हैं तो वो एसिड हैं, और अगर वो OH- आयन देते हैं तो वो बेस हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात कर लेते हैं H2SO4 का, तो ये ब्रेक होता है 2H+ और SO4 2- में, तो यह क्या है, यह एसिड है क्योंकि ये आपको H देता है। यहाँ पर अगर हम लोग HCl की बात करें तो H+ और Cl- है। अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड की बात करें तो ये ब्रेक होगा H+ और NO3-। तो ऐसे तमाम केमिकल स्पीसीज थे जो कि हम लोग को H+ देते थे, हम लोगों ने बोला कि वो एसिड है। इसी तरह से कोई भी केमिकल सब्सटेंस अगर हम लोग को OH- दे दे तो हम लोग उसको बोलते हैं कि वो बेस है। जैसे NaOH जो है वो OH- दिया तो ये हमारा बेस है। MgOH का ट्वाइस Mg2+ 2OH-, ये हम लोग को OH- दिया तो ये हमारा बेस है। तो वो कोई भी केमिकल स्पीसीज जो H दे दे वो एसिड है, जो OH- दे दे वो बेस है। आर्हेनियस साहब के बाद अगला आया हम लोग के पास ब्रोंस्टेड और लोरी। ब्रोंस्टेड और लोरी का जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल डिफरेंट था। इनके हिसाब से वो केमिकल स्पीसीज जो H देते हैं वो एसिड हैं, और वो केमिकल स्पीसीज जो H ले सकते हैं वो बेस हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात HCl की कर रहे हैं तो H+ और Cl-, यानी कि अगर ये H देता है तो यह एसिड है, और ये H ले सकता है तो ये बेस है। अगर हम लोग यहाँ से वाटर की बात करें तो H+ और OH-, ये H दे सकता है तो वाटर एसिड है, OH- ले सकता है तो ये हमारे पास बेस है। अगर हम लोग यहाँ पर H2SO4 की बात करें तो यहाँ से ये H+ HSO4-, इनके हिसाब से वो सभी केमिकल स्पीसीज जो H दे सकते हैं ये सभी एसिड हैं, और जो ले सकते हैं वो सभी बेस हैं। उन्होंने इसको बोला कॉन्जुगेट पेयर। जो आपका H दे सकता है ये कॉन्जुगेट एसिड है, और जो ले सकता है वो कॉन्जुगेट बेस है। ये कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस दोनों मिलकर एक कॉन्जुगेट पेयर बनाते हैं। यहां पर हमारा सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4, इसका कॉन्जुगेट बेस HSO4- है, और इस HSO4 का कॉन्जुगेट एसिड जो है वो H2SO4 है। यहां पर एक क्वेश्चन भी हमारे पास आया। क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास HPO4 2- है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड और इसका कॉन्जुगेट बेस बताएं सर। हमको एक केमिकल स्पीसीज मिला है, इसका कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बताएं। हमारे पास है HPO4 2-। इसके अगर हम कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की बात करें तो अगर कॉन्जुगेट बेस पता करना है तो आप दिए गए केमिकल स्पीसीज में से H+ को माइनस कर लो। आपके पास कोई भी केमिकल स्पीसीज है, बोलता है कि उसका कॉन्जुगेट बेस पता करो, तो कॉन्जुगेट बेस पता करने के लिए आपके पास जो केमिकल स्पीसीज है उसमें से H+ माइनस कर लो। ये हो जाएगा हमारा PO4 3-। अगर आपको दिए गए केमिकल स्पीसीज का कॉन्जुगेट एसिड पता करना है तो आप इसमें H+ ऐड कर लो, यानी कि हमारे पास हो जाएगा H2PO4-। तो आपको जो केमिकल स्पीसीज मिलेगा आप उसका कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड बना लेंगे सर। फिर से बता रहा हूं, अगर आपको कॉन्जुगेट बेस पता करना है तो आप दिए गए केमिकल स्पीसीज में से H- कर लो। अगर आपको कॉन्जुगेट एसिड पता करना है तो उसमें आप H+ ऐड कर लो। तो ये हमारा रहा ब्रोंस्टेड और लोरी। लेविस कॉन्सेप्ट आप जानते हो। लेविस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जितने भी केमिकल स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है वो सब के सब हमारे लेविस एसिड हैं, और ऐसा कोई भी स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस है या किसी भी फॉर्म में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं वो सभी के सभी बेस हैं। जैसे
हम लोग बात कर लेते हैं BF3 की। BF3 की अगर बात करें तो बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 है सर, कॉन्फ़िगरेशन इनका 2 और 3 है। बोरॉन के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है सर। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 7 एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन इनका 2 और 7, तो ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन ने क्या किया, इस बोरॉन के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, और ये बोरॉन भी क्या किया, इस फ्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। हर फ्लोरीन के पास 7 अपने इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन इसने बोरॉन के लिया, यानी टोटल इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए सर। लेकिन अगर आप बोरॉन की बात करो तो बोरॉन की स्थिति यह है कि भाई इनके पास 3 अपने इलेक्ट्रॉन थे और 3 इलेक्ट्रॉन इन्होंने फ्लोरीन से लिया, यानी अभी भी बोरॉन के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी अभी भी इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अभी भी इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ऐसा केमिकल स्पीसीज जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है उनको हम लोग बोलते हैं लेविस एसिड। लेविस एसिड केवल मॉलिक्यूल नहीं हो सकते, आयन भी होते हैं। जितने कटायन आपके पास हैं वो सब के सब आपके पास लेविस एसिड हैं। लेविस बेस की अगर बात करें, आप अमोनिया उठा लो, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इनका 7, एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 है। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, तो यहां से नाइट्रोजन आता है अपने 5 इलेक्ट्रॉन के साथ, हाइड्रोजन आते हैं यहां पर अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन के साथ। हर हाइड्रोजन नाइट्रोजन के 1-1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और अपने आप को हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कराता है। लेकिन बात नाइट्रोजन की करें तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन अपने थे, 3 हाइड्रोजन से लिए, और इनके पास भी टोटल जो इलेक्ट्रॉन की संख्या थी ये टोटल इनके पास 8 हो गए। लेकिन उसके बाद भी नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर जो है वो फ्री पड़ा हुआ है, वो किसी भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है सर। ये जो इनका लोन पेयर पड़ा हुआ है आप देख सकते हो, ये लोन पेयर फ्री है, किसी भी केमिकल बॉन्ड में वो पार्टिसिपेट करने नहीं जा रहा है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस मॉलिक्यूल है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन एक्सेस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं लेविस बेस। तो ये हमारा लेविस एसिड है, ये लेविस बेस है। ऐसा नहीं कि किसी मॉलिक्यूल पे लोन पेयर पड़ा हुआ है फ्री तो वही लेविस बेस है। आपके पास जो भी अनायन है वो सब के सब लेविस बेस है। चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारे पास इंडिकेटर है। हम लोग इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर जो होते हैं वो हम लोग को टाइट्रेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं। ये हम लोग को एंड पॉइंट को फाइंड करने में हमारी मदद करते हैं। अगर इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर के लिए हम लोग के पास ऑस्टवर्ड इंडिकेटर थ्योरी है। ऑस्टवर्ड साहब ने बताया कि कोई भी इंडिकेटर जो होता है वो रियल में होता क्या है कि एक वीक एसिड या वीक बेस होता है, और ये पार्शली हमारे पास कोई केमिकल स्पीसीज है, वो जो केमिकल स्पीसीज है वो एक वीक एसिड या वीक बेस है, और इनके आयनाइजेशन से इनके जो आयंस बनते हैं उनसे जो कलर प्रोड्यूस होता है वो हम लोग को एंड पॉइंट देते हैं। ऑस्टवर्ड साहब ने क्या बताया, ऑस्टवर्ड साहब ने बताया आपके पास जो भी इंडिकेटर है वो एक वीक एसिड या वीक बेस है, और उन्हीं के आयनाइजेशन से जो आयंस होते हैं उनके कलर के थ्रू आपको पता चलता है कि वो एसिडिक मीडियम में काम में कर रहे हैं कि बेसिक मीडियम में काम कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग फिनॉल फ्लोरोफिलीन की बात करें, फिनॉल फ्लोरोफिलीन जो होता है वो पिंक होता है सर, पिंक कलर का होता है, सॉरी कलरलेस होता है। ये आपका कलरलेस होता है, लेकिन जैसे ही वो बेसिक मीडियम में चले जाते हैं वो पिंक कलर शो करते हैं। तो फिनॉल फ्लोरोफिलीन जो होता है वो HPH होता है, वीक एसिड होता है। ये यहां से पार्शली टूटता है H+ और PH-। आपके सॉल्यूशन में इस PH- का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, आपके सॉल्यूशन में PH- का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो पिंक कलर शो करेगा।
अगर किसी तरह से ये आयन आपके पास कम हो जाए, यानी कि इसका डिसोसिएशन कम हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में ये कलरलेस होगा। तो यहां से अगर आप देखो इस सॉल्यूशन में अगर आप HCl ऐड कर दो, HCl ऐड कर दो, तो इसका H+ यहां पर आएगा और इनके साथ मिलकर यहां पर एसिड बनाएगा। जब ये इनके साथ मिलकर जब यहां पे एसिड बनाएगा तो आपका कलरलेस वो शो करेगा। लेकिन किसी तरीके से अगर यहां पे pH- का कंसंट्रेशन बढ़ाया जा सके, अब मामला यह है कि आप बढ़ाओगे कैसे? आप यहां पर बेसिक मीडियम में इनको रख के देखो, तो जब बेसिक मीडियम में रख के देखोगे तो ये इनके NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहां पर NaPH बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। ये जो NaPH बनेगा यानी जो सॉल्ट आपका बनेगा, ये सॉल्ट यहां पर डिसोसिएट होगा और ये आपको अच्छे से pH- आयन देगा। तो यानी कि जो आपका फिनोल्फिनोल्फ्थलीन है वो आपका अच्छे से काम करेगा जब आपका बेसिक मीडियम होगा, वो आपको यहाँ पे पिंक कलर देगा। अगर आप एसिडिक मीडियम में इसको लगा दोगे तो एसिडिक मीडियम में इसका जो ये H+ आयन है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट इसको पीछे लेके जाएगा और आपका पिंक कलर कभी भी शो नहीं होगा। अगला हमारे पास जो आती है कहानी वो आता है मिथाइल ऑरेंज की बात करें। मिथाइल ऑरेंज एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि एसिड में तो रेड होता है, एसिड में आपको रेड देता है और उसके बाद बेस में आपको रेड देता है और फिर उसके बाद वो आपको येलो कलर देता है। अगर इनके डिसोसिएशन की बात करें तो ये भी डिसोसिएट करेगा Mt+ और OH-। इनका ये आयन जो होता है इसी की वजह से ये कलर येलो शो करता है और ये जो होता है वो आपका ऑरेंज शो करता है। आप देख सकते हो कि अगर आप इसको बेसिक मीडियम में लगा दोगे तो बेसिक मीडियम में OH- आयन के कॉमन आयन इफेक्ट के कारण, बेसिक मीडियम में OH- आयन के कॉमन आयन के कारण इनका कलर ऑरेंज होगा। लेकिन अगर आप एसिड लगा दोगे तो एसिड इस OH के साथ मिलकर वाटर बनाएगा और आपके सॉल्यूशन में Mt+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और ये आपको येलो देगा। इस तरह से हम लोग ने बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही कम समय में जितना पॉसिबल हो सका आयनिक इक्विलिब्रियम के टॉपिक डिस्कस किए हैं और कम से कम में जितना समय में जितना मैं क्वेश्चन बनवा सकता था उतने हम लोगों ने क्वेश्चन बनाए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग आगे सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ऑन H2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए H2ON पर बने रहिए।